दोस्तों, क्या आप जानते हो ईयर 2014 अमेरिका में 28 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी, जिसमें से सिर्फ 4000 लोग ऐसे थे जिनकी नेटवर्थ 8 मिलियन यूएस डॉलर्स थी। उनमें से ही एक आदमी थे जिनका नाम था रोनाल्ड रीड। रोनाल्ड अपनी फैमिली में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले पहले इंसान थे। उन्होंने 25 साल तक एक गैस स्टेशन में काम किया था। फिर इसके बाद उन्होंने 17 साल तक फ्लोर साफ करने का काम किया। उन्होंने 38 की एज में एक 2 BHK का रूम खरीदा था और फिर 50 साल की एज में उनका डाइवोर्स हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी पूरी लाइफ अकेले ही गुजारी। 2014 में जब वो 92 की एज के थे तब उनकी डेथ हो गई, बट स्टिल रोनाल्ड उन 4000 लोगों में बहुत फेमस हुए। उनकी डेथ के समय उनकी नेटवर्थ 8 मिलियन यूएस डॉलर्स थी, जिसमें से 2 मिलियन डॉलर्स उन्होंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को दे दिए और 6 मिलियन डॉलर्स हॉस्पिटल्स और लाइब्रेरीज को डोनेट कर दिए। पर अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि एक सफाई करने वाले इंसान के पास इतना पैसा कहाँ से आया। इसका कोई सीक्रेट नहीं था। रीज़न ये था कि उन्होंने अपने पैसों को प्रॉपरली इन्वेस्ट किया था ब्लू चिप स्टॉक्स में, और कंपाउंडिंग के कारण उनके पैसे ग्रो होकर लॉन्ग टर्म में 8 मिलियन यूएस डॉलर्स हो गए। 2014 में एक और इंसान थे जिनकी डेथ हुई थी, जिनका नाम था रिचर्ड फुस्कॉन, जो एक हार्वर्ड MBA ग्रेजुएट थे। रिचर्ड की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी। उन्होंने 40 की एज में ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया था, क्योंकि उन्हें फिलैंथ्रोपिस्ट बनना था, और वो बने भी। वो बहुत सक्सेसफुल थे। उन्होंने एक लग्जरियस घर खरीदा था जिसमें 11 बाथरूम, 2 एलिवेटर्स, 2 स्विमिंग पूल और गैराज था, जिसकी पर मंथ मेंटेनेंस ही 90,000 यूएस डॉलर्स थी। बट 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस ने उन्हें बहुत बड़ा झटका दिया। रिचर्ड बैंकरप्ट हो गए, उनकी सारी वेल्थ खत्म हो गई। दोस्तों, ये 2 एग्जाम्पल्स हमें ये सिखाते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें हाईली एजुकेटेड होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरत है तो पैसों की साइकोलॉजी समझने की। तो इसलिए आज हम द बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी, टाइमलेस लेसन्स ऑन वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस से कुछ लेसन्स देखेंगे जिससे हम पैसों की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। पहला लेसन आता है, ट्रू वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। दोस्तों, एक तरफ होती है लग्जरी कार, एक महंगा घर, महंगे कपड़े, ये सब वो चीज़ें हैं जो हमें क्लियरली दिखती हैं। दूसरी तरफ उस घर का लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड बिल्स, ये वो चीज़ें जो हमें क्लियरली दिखती नहीं हैं। तो जो हमें दिखता है वो अक्सर पूरी रियलिटी नहीं होती, पर फिर भी हमारा माइंड इन्हीं चीज़ों को देखकर खुश होता है। जब भी हमारे सामने से कोई लग्जरी कार निकलती है तो हम बोलते हैं, वाह क्या कार है। हम ये नहीं बोलते, वाह क्या आदमी है। हो सकता है कि उस आदमी ने ये सोचकर कार ली होगी कि लोग उसकी तारीफ़ करेंगे, पर लोग उसकी नहीं बल्कि उसकी कार की तारीफ़ करते हैं। लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बैठ गया है कि अमीर का मतलब आपके पास कुछ होना चाहिए दूसरों को शो ऑफ करने के लिए। लेकिन रियलिटी में ट्रू वेल्थ वो है जिससे हम इंडिपेंडेंटली जी सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है वो है टाइम। अगर आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओ पर आपके पास उस वेल्थ को एंजॉय करने का टाइम ही ना हो, फिर वो वेल्थ किस काम की। तो दोस्तों, इस बुक के ऑथर हमें ये बताते हैं कि गरीब होने का सबसे सिंपल और आसान रास्ता है दूसरों को शो ऑफ करने के लिए खर्चा करना। नेक्स्ट लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा वो है कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। इसमें ऑथर बताते हैं कि कैसे कंपाउंडिंग की मदद से वॉरेन बफेट बिलियनियर बने। दोस्तों, कंपाउंडिंग में आपके साल का इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाता है। इससे ये होता है कि नेक्स्ट ईयर आपको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलने लगता है। ऑथर कहते हैं कि वॉरेन बफेट के ऊपर 200 से ज़्यादा बुक्स लिखी गई हैं कि वो कैसे अमीर बनी, पर किसी भी बुक का ये टाइटल नहीं है कि वॉरेन बफेट ने अपनी 90% से ज़्यादा वेल्थ 60 की एज के बाद ही जनरेट की है, क्योंकि ऐसी बुक कोई पढ़ना भी नहीं चाहेगा। ऑथर कहते हैं कि वॉरेन बफेट का इन्वेस्टमेंट सीक्रेट है टाइम। उन्होंने 11 साल की एज से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। ऑथर ये भी कहते हैं कि वॉरेन बफेट सबसे अमीर इन्वेस्टर तो हैं, पर सबसे ग्रेटेस्ट नहीं, क्योंकि जिम साइमंस उनसे बेहतर इन्वेस्टर हैं, जिनके पैसे 66% के CAGR से ग्रो हो रहे हैं ईयर 1988 से। वहीं वॉरेन बफेट का एवरेज CAGR 22% है, जो 1/3 है जिम साइमंस के कंपैरिजन में। बट फिर भी जिम साइमंस की नेटवर्थ वॉरेन बफेट के कंपैरिजन में बहुत कम है। इसका रीज़न ये है
कि जिम साइमंस ने इन्वेस्टिंग 50 साल की एज में स्टार्ट की थी। दोस्तों, इस लेसन में ऑथर हमें ये बताते हैं कि हम हमेशा बेहतर रिटर्न चाहते हैं, स्टॉक मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, बट जिस चीज़ को हम हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं वो है टाइम। अगर आप अपने 20s या 30s में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हो तो लॉन्ग टर्म में आप भी बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा वो है स्टेइंग वेल्दी वर्सेस गेटिंग वेल्दी। हज़ारों तरीके हैं अमीर बनने के और कई बुक्स भी अवेलेबल हैं कि कैसे हम अमीर बन सकते हैं, बट ऑथर कहते हैं कि बहुत बड़ा डिफरेंस है अमीर बनने में और अमीर बने रहने में। यहाँ ऑथर्स 2 इन्वेस्टर की स्टोरी शेयर करते हैं कि क्यों अमीर बने रहना बहुत मुश्किल है। जेसी लिवरमोर ग्रेटेस्ट स्टॉक मार्केट ट्रेडर थे अपने टाइम के। उनका जन्म 1877 में हुआ था और वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए थे। 30 साल की एज तक उनकी नेटवर्थ $100 मिलियन से ज़्यादा थी। 1929 में जब मार्केट क्रैश हुआ था तब मैक्सिमम शेयर्स की वैल्यू 75% से भी कम हो गई थी और ये क्रैश लिवरमोर ने पहले ही गैस कर लिया था, जिस कारण उन्होंने अपने सारे शेयर्स मार्केट क्रैश होने से पहले ही बेच दिए। इससे ये हुआ कि उन्होंने $3 बिलियन बनाए सिर्फ एक दिन में और वो पूरी दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट इंसान भी बने। और वहीं एक और इन्वेस्टर थे जिनका नाम था अब्राहम जर्मनस्काई, जो एक मल्टी मिलियनियर रियल एस्टेट डेवलपर थे जिन्होंने 1920 में बहुत पैसे कमाए। और क्योंकि उस समय इकोनॉमी बूमिंग स्टेज में थी तो उन्होंने भी बाकी बिजनेसमैन की तरह अपने सारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगा दिए। पर जब मार्केट क्रैश हुआ तो वो ये सदमा सह नहीं पाए और उन्होंने अपनी जान दे दी। जैसे लिवरमोर को भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था अपने ऊपर और उन्होंने फिर से सारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगा दिए, पर इस बार उन्होंने काफ़ी पैसे दूसरों से उधार भी लिए थे। पर 1933 में उन्होंने अपने सारे पैसे गंवा दिए स्टॉक मार्केट में और उन्होंने भी अब्राहम की तरह अपनी जान दे दी। ये 2 एग्जाम्पल की हेल्प से ऑथर हमें ये बताते हैं कि अब्राहम और लिवरमोर अमीर तो बने पर अमीर बने रहने में वो दोनों फेल हो गए। ऑथर कहते हैं कि मनी इज इक्वल टू सर्वाइवल। अमीर बनना तो एक बार के लिए आसान भी है पर अमीर बने रहना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा वो है नथिंग इज फॉर फ्री, यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर एवरीथिंग। दोस्तों, इसे ऑथर एक एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लो आपको एक कार खरीदनी है जिसकी कीमत है 10 लाख रुपए, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। या तो आप 10 लाख रुपए पे कर दो, दूसरा आप किसी सस्ती सेकंड हैंड कार को खरीद लो, तीसरा आप किसी दूसरे आदमी की कार चुरा लो। अब 99% लोग एक कार चुरा लेने वाला ऑप्शन नहीं चुनेंगे क्योंकि फ़िलहाल तो उन्हें कार मिल जाएगी पर फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स उससे ज़्यादा बड़ी होंगी। तो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि कार चुरा लेने का नुकसान बहुत बड़ा है उसके बेनिफिट से, इसलिए हम गाड़ी को चुरा लेने वाला ऑप्शन नहीं चुनेंगे क्योंकि हम जानते हैं नथिंग इज़ फॉर फ्री। इसी तरह जब हमें पैसों को इन्वेस्ट करना है और अपने लिए वेल्थ क्रिएट करनी है तो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। या तो हम उन पैसों को सेविंग्स अकाउंट, बैंक एफडी या गोल्ड में इन्वेस्ट कर दें या उसे किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दें, जैसे ऑथर सजेस्ट करते हैं इंडेक्स फंड्स या डायरेक्ट स्टॉक्स, जहां आपको लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब अगर हम फर्स्ट ऑप्शन चुनेंगे तो वहाँ हमें सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट तो मिल जाएगी पर उसके बदले में हमें उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। यहाँ हमें सिर्फ 5 से 6% का रिटर्न मिलेगा और यही इसका प्राइस होगा। तो इसी तरह आप इस ऑप्शन में ख़राब रिटर्न लेकर उसका प्राइस पे करते हो। वहीं अगर हम सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे तो यहाँ हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, मतलब सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा, पर इसके लिए आपको इसे सीखना होगा और इसका प्राइस यही होगा। और ये प्राइस आप डाउट, रिस्क, वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी के रूप में पे करोगे, लेकिन उसके बदले में आप ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। अब ज़्यादातर लोग ये फर्स्ट ऑप्शन ही चूज़ करते हैं, जिसे मॉर्गन हाउसल इस बुक के ऑथर कार चुरा लेने वाले ऑप्शन से कंपेयर करते हैं। इसका रीज़न ये है कि लोग शो ऑफ करने की चीज़ों में तो बहुत खर्चा करते हैं पर अपने ऊपर कोई खर्चा नहीं करते क्योंकि अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का बेनिफिट उन्हें क्लियरली दिख नहीं रहा है। ठीक उसी तरह जिस तरह कार चुरा लेने वाले को उस कार की असली कीमत नहीं दिख रही। दोस्तों, ऑथर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात कहते हैं, ग्रोथ इज ड्रिवन बाय कंपाउंडिंग विच ऑलवेज टेक्स टाइम, बट डिस्ट्रक्शन इज ड्रिवन बाय सिंगल पॉइंट्स ऑफ फेलियर विच कैन हैपन इन सेकेंड्स। यानी आपके पैसे धीरे धीरे ग्रो होते हैं कंपाउंडिंग के थ्रू, बट उनकी बर्बादी कुछ ही सेकंड्स में हो सकती है।
दोस्तों लास्ट में ऑथर मॉर्गन हाउसल कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस देते हैं, जिनमें पहली है इंडिपेंडेंट डिसीजंस। हमें सारे डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेने चाहिए। ये सोचकर डिसीजन मत लो कि आपको किसी को शो ऑफ करना है। सेकंड, लिव बिलो योर मीन्स, क्योंकि सबसे गलत आदत जो हमारे अंदर आ सकती है वो है अपनी इनकम से ज़्यादा खर्चा करने की। थर्ड, मेंटेन 20% ऑफ योर वेल्थ एज इमरजेंसी फंड। वो इसलिए कि जब भी मार्केट क्रैश हो तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स कम पैसों में ना बेचना पड़े, आप अपने इमरजेंसी फंड को यूज़ कर सकते हो। फोर्थ, रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज़ टू नेवर इंटरप्ट इट। आपके पैसे लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग के थ्रू तभी ग्रो होंगे जब आप उन पैसों को बिना इंटरप्शन के ग्रो होने दोगे। फिफ्थ, बेस्ट इज टू इन्वेस्ट इन द इंडेक्स। यहाँ ऑथर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड एक ऐसी चीज़ है जहाँ आपको हाई रिटर्न्स मिल सकता है और रिस्क ऑफ लूजिंग मनी लगभग ज़ीरो है। तो ये थे कुछ लेसन जो मैंने इस बुक से सीखे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो आप इस चैनल मिस्टर इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।